Figure 5.3 tell you various types of cells because we are which kind of organism? Humans are मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। That means हमारी बॉडी कैसी बनी होगी? Your voice is not clear. बहुत सारे सेल्स की बनी होगी। Our body will be made of various different kinds of cells. Some of cells are shown in the figure. कि हमारे अंदर मसल्स है तो मसल सेल्स की बनी है, ब्लड है तो ब्लड सेल्स की बनी है, नर्व है तो नर्व सेल्स की बनी है, ओवम है तो ओवम बना होता है फीमेल में, और बोन्स हैं तो बोन्स दोनों में होती हैं, स्पर्म दोनों में होती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक बार स्किप कर गए थे, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग पढ़ेंगे। वैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे पढ़ ली थी कि लिपिड्स की बनी है, उसमें प्रोटीन भी है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था और उसके फंक्शन भी पढ़े हैं, ऑस्मोसिस, पर हमने उसको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा। मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। कोई बात नहीं, मेरी वॉइस क्लियर नहीं होगी तो आपको ये वीडियो भी दोबारा से मिलेगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। हो सकता है कि आपकी तरफ से हो रही हो प्रॉब्लम, मेरी तरफ से प्रॉब्लम ना हो रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो इसी वजह से हम इसको ये बोलेंगे कि हम थोड़ा सा इसको अपनी तरफ से देखेंगे, बाद में वीडियो को एक और बार देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हमें नहीं आ रहा था तब सुनाई, दोबारा से करके भी पता चल जाएगा। अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? दिस इज आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सबसे बाहर की कवरिंग है जो सेल को उसके बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीज अंदर आने देती है, कुछ चीज बाहर भेजती है। It also prevent movement of some other materials. The cell membrane therefore is called the selectively permeable membrane. और किसी चीजों को अंदर आने से रोकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसीलिए इसका नेचर कैसा हो गया? सिलेक्टिवली परमिएबल, कि कुछ चीज सेलेक्ट करेगी कि ये चीज सेल के अंदर जरूरी है तभी उसे अंदर आने देगी, और कुछ चीज सिलेक्ट नहीं करेगी तो उसे अंदर आने नहीं देगी। सिलेक्टिवली परमिएबल है। How does the movement of substances take place into the cell? Movement substances के किस तरीके से होते हैं सेल में? How do substances move out of the cell? और किस तरीके से substances बाहर जाते हैं सेल के? ठीक है। Some substances like carbon dioxide और ऑक्सीजन can move across the cell membrane by a process called diffusion. कुछ चीजें तो जैसे गैसेज होती हैं वो डिफ्यूजन से अंदर बाहर आ सकती हैं। हम जब इनहेल करते हैं, सांस भरते हैं अंदर की तरफ, तो हम जो भी सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारी एल्वियोलाइज में जाकर ब्लड में मिक्स हो जाती है, और ब्लड की जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर आने वाली सांस में बाहर निकल जाती है। ठीक है। We saw that there is a spontaneous movement of a substances from a region of high concentration to a region where its concentration is low. और हम ये देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है चीज़ों का, जहाँ पर वो ज़्यादा होती हैं उस एरिया से जहाँ पर वो चीज़ कम होती है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऐसे ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो अपने आप होती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है। हम इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, सम वाले को, इसको पढ़ रहे हैं हम। Some substances like carbon dioxide, oxygen can move. ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है। हमने डिफ्यूजन पढ़ा अभी। दिस इज डिफ्यूजन, कि कोई चीज अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर पे जा रही है तो वो डिफ्यूजन है। ठीक है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं एक कमरे में तो पूरे कमरे में खुशबू फैलती है। अगरबत्ती धूप बत्ती की, तो वो कैसे फैली? डिफ्यूजन से फैलती है।
Something similar to this happen in the cells when, for example, some substances like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out of the cell, accumulates in high concentration. It's inside the cell. मान लो हमने जो खाना पीना खाया उससे हमारे अंदर CO2 जनरेट होती है, तो हमारे सेल्स में उसका लेवल बढ़ रहा है, तो अगर हम एक्सहेल करेंगे अपने आप ही वो हमारे सेल से क्या आएगी, बाहर आने की कोशिश करेगी। हम 2 मिनट नाक को बंद करके अगर रखें तो हमारा दम क्या होने लगता है, घुटने लगता है। ठीक है, क्यों? हम अंदर की गैस एयर भी बाहर नहीं निकाल पाते, जबकि हमारी बॉडी में हमेशा CO2 बढ़ती रहती है। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। और हमें नई सांस लेने के लिए एक तड़प उठती है अंदर से, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से हमको ये ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल, जो चीज जहां ज्यादा है वहां से कम जगह आना एक नेचुरल चीज है। इसमें कोई वो नहीं होता कि कोई इसमें प्रेशर नहीं है, कि कोई जबरदस्ती नहीं होती इसमें। ठीक है, ये उसका तरीका ही है उस तरह जाने का। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर डेंसिटी ज्यादा है पार्टिकल्स की, तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर एनर्जी तो रहेगी, वो फैलने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? वो स्प्रेड होने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो वही यहाँ पर पैराग्राफ में लिखा है कि अगर CO2 सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा भर रही होगी तो इट ट्राइज टू कम आउट ऑफ द सेल, एंड इन टर्न अगर सेल के सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन सेल के अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन विल मूव इनटू द सेल एंड द CO2 विल मूव आउटसाइड द सेल। Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of oxygen inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in the gaseous exchange. इसीलिए diffusion gaseous exchange में बहुत important role play करता है। क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर हुआ ये पैराग्राफ? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब Yes, ma'am. अब ये बोल रहा है, लास्ट लाइन बोल रही है कि वाटर ऑल्सो ओबेज लॉज ऑफ डिफ्यूजन। ये वाटर में भी डिफ्यूजन को फॉलो करने का नेचर देखा गया है। वाटर ऑल्सो ओबेज लॉज ऑफ डिफ्यूजन। The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। और इसको डिफ्यूजन, इस डिफ्यूजन को, पानी की डिफ्यूजन को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और वो मेम्ब्रेन से भी हो रही है, मेम्ब्रेन से पास होके जाती है। It crosses the selectively permeable membrane। पानी अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस होके एक जगह से दूसरी जगह जाए, मतलब इनसाइड द सेल, इफ वाटर इज मूविंग आउटसाइड द सेल, सेल से बाहर निकल के आ जाए, जैसा कब हुआ था? प्लाज्मोलाइसिस में। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी प्लाज्मोलाइसिस, कि अगर हम सेल को एक चीनी के पानी में रखें या नमकीन पानी में रखें तो सेल के अंदर का पानी क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। तो जब भी पानी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जाएगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन, बिकॉज वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके ही जाएगा। अगर सेल्स का पानी है तो उसे क्या क्रॉस करके जाना पड़ेगा? मेम्ब्रेन। और जैसे ही वहां मेम्ब्रेन का वर्ड आ गया, वैसे ही वो प्रोसेस का नाम हमको डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, अब हम उसे बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो मेम्ब्रेन की वजह से वो नया टर्म देना पड़ा है, बिकॉज मेम्ब्रेन मेंशन कर दी है। तो मेम्ब्रेन की वजह से हम उस प्रोसेस को, जब पानी अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जाए, क्रॉसिंग द मेम्ब्रेन्स, क्रॉसिंग द सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, देन द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब हम ये नेक्स्ट पैराग्राफ देख रहे हैं, जो द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन द वाटर। और वाटर का मूवमेंट किससे डिपेंड करता है? जो चीज उसमें घुली हुई है। अगर अब आप सोचो कि कोई प्योर पानी है और उस पानी में हमने नमक मिला दिया या चीनी मिला दी, उसको इम्प्योर कर दिया, यानी उसको सोल्यूशन बना दी, तो प्योर पानी में ज्यादा एनर्जी होगी या सोल्यूशन में ज्यादा एनर्जी होगी? Ma'am, solution. Solution. Ma'am, solution mix. सॉल्यूशन में ज्यादा एनर्जी होगी। मैं पानी के मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पानी के मॉलिक्यूल की एनर्जी की और पानी की मूवमेंट की, पानी की मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ।
यहाँ ऑस्मोसिस में हम क्या पढ़ रहे हैं, पानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ये पढ़ रहे हैं मैम। ठीक है। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर प्योर वाटर है और एक जगह पे सॉल्यूशन वाला वाटर है, तो किसमें ज्यादा एनर्जी होगी, किसके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा एनर्जी होगी? मैम प्योर वाटर। मैम प्योर वाटर में मैम होगी। प्योर वाटर। प्योर वाटर के अंदर दूसरे सोल्यूट क्या करते हैं, जब हमने देखा भी था केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में, जब हमने देखा था कि सॉल्ट को घोलते हैं पानी में, तो सॉल्ट के चारों तरफ वाटर का एक शेल बन जाता है। वाटर के बीच बीच के मॉलिक्यूल के बीच में सोल्यूट भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो अगर कुछ चीज पकड़ के रख रही है दूसरी चीज को, तो उसकी एनर्जी ज्यादा हुई कि कम हुई? बंधन में या कुछ चीज बंधी हुई होती है तो उसमें ज्यादा एनर्जी, या कुछ चीज या जब फ्री होती है तब ज्यादा एनर्जी होती है? फ्री में ज्यादा एनर्जी होती है। तो प्योर वाटर में एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, क्योंकि उसमें वाटर ही ज्यादा है, कुछ और चीज नहीं भरी, उसके बीच में जो कुछ और चीज नहीं घुसी हुई है, सिर्फ पूरा पानी पानी है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी है, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो इसीलिए ये बोला गया, ये लाइन यही बता रही है कि मूवमेंट पानी के मॉलिक्यूल का डिपेंड करेगा कि उसमें क्या चीज डिसॉल्व्ड है, उसमें कुछ डिसॉल्व्ड भी है कि नहीं। Thus, osmosis is the passage of water from a region of higher water concentration through a semi-permeable membrane to a region of lower water concentration. पानी का मूवमेंट तो है ही ऑस्मोसिस, पर उस कंसंट्रेशन से जहां पानी ज्यादा हो टू दैट रीजन जहां पानी कम हो। क्लियर हुआ? वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाएगा, पानी जहां पानी ज्यादा है उस एरिया से ही जहां पानी कम है उसमें आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। Now what will happen if we put an animal cell or a plant cell in a solution of sugar or salt? अब हम ये समझ रहे हैं कि क्या होगा कि अगर हम प्लांट या एनिमल सेल को सॉल्ट सोल्यूशन में रखें, शुगर सोल्यूशन में रखें या फिर सॉल्ट सोल्यूशन में। हमने कोई भी प्लांट सेल ले लिया, हमने एक लीफ ले लिया, लीफ का पील निकाल लिया और उस पील को हमने नमकीन पानी में रखा और फिर उसकी स्लाइड बनाई, और एक को हमने बिना किसी पानी में रखे सिर्फ प्लेन पानी में रखा। हमने देखा था ना जब हमने अनियन पील बनाई थी, तो हमने एक बार वाटर में रखा था, फिर हमने सैफरनिन में डाला था। तो अगर हम उसे वाटर में ना रख के अगर उसमें नमकीन के सोल्यूशन में डालूं, नमक के सोल्यूशन में डालूं, तो उसकी क्या हालत होगी? फिर उसकी स्लाइड बना के देखेंगे तो कैसी दिखेगी? उसका पूरा पानी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, एक्सोस्मोसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्सोस्मोसिस। तो अगर हम किसी सेल को, प्लांट और एनिमल सेल को ऐसे नमक वाले सोल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर का पानी भी बाहर खिंचाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सोस्मोसिस। और अगर बिल्कुल प्लेन पानी में रखते हैं तो बाहर का पानी सेल के अंदर भर जाता है, सेल आराम से एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, अच्छा हो जाता है, सेल पूरा का पूरा फ्रेश हो जाता है और अंदर से पूरा भर जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन, अब पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 ऑन द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। अगर हम सेल्स को किसी भी सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रखें तो ये 3 चीजें हो सकती हैं जो यहाँ पॉइंट्स में दे रखी हैं। If the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute. पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि सराउंडिंग में ऐसा सोल्यूशन रखा है जिसमें पानी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब पानी पानी चारों तरफ है। सेल ऐसी कंसंट्रेशन में रखा हुआ है, ऐसी एरिया में रखा हुआ है जहां पर पानी बहुत ज्यादा है, यानी वो कैसी सोल्यूशन में रखा हुआ है? डाइल्यूट सोल्यूशन में। डाइल्यूट मतलब वाटर इज मोर, वाटर इज हाई। द सेल क्या करेगा? सेल विल गेन वाटर। सेल क्या गेन कर लेगा? वाटर गेन कर लेगा। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और ऐसी सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें पानी ज्यादा होता है और सोल्यूट क्या होते हैं? कम।
और ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करता है, वाटर को गेन करता है, सेल के अंदर पानी भर जाता है। क्लियर हुआ ये एवरीवन? यस मैम। यस मैम। अच्छा, कौन सी सॉल्यूशन में सेल गेन करता है वाटर? कौन सा सॉल्यूशन में रखते हैं तब वाटर गेन करता है? हाइपरटोनिक के हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में गेन करता है। ओके, नाउ नीचे का पैराग्राफ क्या बोल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। पानी के मॉलिक्यूल तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, पर ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल अंदर आते हैं। जितने बाहर जा रहे हैं उनसे क्या आते हैं, अंदर आते हैं। The net overall result is that water enters the cell and the cell is likely to swell up. वाटर अंदर आ जाता है और सेल क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। स्वेल मतलब फूल जाता है पानी से। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मीडियम में एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन है सेल से, मतलब सेल के अंदर भी जितना पानी है उतना ही बाहर भी है, एग्जैक्टली सेम कंसंट्रेशन में है, तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर। सेल मेम्ब्रेन की किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी, दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल बराबर मूवमेंट। जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी अंदर आएगा, तो सेल के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ गोइंग is the same as the amount of going out. जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जाता है, तो there is no overall movement of water, the cell will stay the same size, cell same size का रहता है। Clear? Now third point, if the medium has a lower concentration of water, अगर मीडियम में पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, देन द सेल से कम है पानी की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मतलब थर्ड नंबर पे हमने सेल को उस कंडीशन में रखा है जहां पर बाहर क्या है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है। कम होने का मतलब सेल के अंदर ज्यादा हो गया फिर। अगर हम सेल को ऐसी कंडीशन में रख रहे हैं जहां इन्वायरमेंट में पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि ऑटोमेटिकली सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल उस कंडीशन में पानी को लूज करेगा। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। अगेन द वाटर क्रॉसेस द सेल, अगेन पानी ऑस्मोसिस तो करेगा, पर सेल इस बार सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, बिकॉज वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल। तो सेल इसी वजह से क्या करेगा, श्रिंक करेगा, प्लाज्मोलाइसिस होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगी, उसका शेप वगैरह बदल जाएगा। क्लियर हुआ ये सब? इज दिस? यस मैम। ओके, दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, इसीलिए कहते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, स्पेशल केस है डिफ्यूजन का, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। ऑस्मोसिस उसको कहते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर क्रॉस कर रहा हो। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, ऑस्मोसिस विद एन एग। ए पार्ट पॉइंट दिया हुआ है इस एक्टिविटी का। अब जब आपके ऑफलाइन स्कूल खुलेंगे तब हम ये एक्टिविटी करेंगे। एक शेल रिमूव करना है एग का। यू हैव टू रिमूव वन शेल। एग होता है, एग के ऊपर व्हाइट कलर का खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब हम ऑमलेट बनाते हैं तो टच करके अंडा फोड़ के टच डालते हैं फ्राइंग पैन में और ऐसे हिला के बना देते हैं, तो वो जो शेल टूटता है जिसमें ऐसे करके स्पून या नाइफ मारते हैं और फिर ऐसे तोड़ते हैं, वो शेल किसका बना होता है, कैल्शियम का। ठीक है, तो कैल्शियम के शेल को, व्हाइट कलर के शेल को डिसॉल्व कर दें अगर हम, मतलब उसे तोड़े ना और उसे सिर्फ क्या करें, पिघलाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हम देखेंगे कि शेल पूरा पिघल गया है, व्हाइट पूरा हट गया है और अंडे के ऊपर का एक मेम्ब्रेन सा हमें दिखेगा।
Remove the shell by egg by dissolving the dilute hydrochloric acid. The shell is mostly calcium carbonate. A thin outer skin now encloses the egg. Put the egg in pure water and then observe after the 5 minutes. तो अब शेल हटने के बाद नीचे उसके एक वाइट कलर की मेम्ब्रेन रहेगी अंडे में. अब उस अंडे को क्या करेंगे, अगर हम पानी में रखें, प्योर पानी में रखें, 5 मिनट बाद हम क्या देखेंगे, प्योर पानी में अगर हम उस अंडे को रखेंगे तो क्या देखेंगे, एग क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा. उसके पार्टिकल्स वाटर में मिक्स किए गए. बेटा पानी अंदर भरने लगेगा. अभी हमने देखा ना, एग भी तो एक एनिमल सेल है. इससे पहले हमने प्लांट सेल देखा और हमने क्या देखा कि अगर बाहर एनवायरनमेंट में सोल्यूशन कैसे हाइड्रोफोबिक रहेगी तो फिर एग क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है. बी पोर्शन, प्लेस द सिमिलर डी शेल्ड एग. अब इस डी शेल्ड एग को किस में रखो, सॉल्ट सोल्यूशन में रखो. तो अब क्या होगा एग का, अब साइज क्या होगा एग का अगर हम नमकीन पानी में रख देंगे, एग श्रिंक हो जाएगा. प्लेन पानी में एग स्वेल हो जाएगा और सॉल्ट वाटर में एग क्या हो जाएगा, श्रिंक. क्यों होता है श्रिंक? मैम साल्ट सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है. हाँ, क्योंकि बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है और एग का भी पानी कहाँ आ जाएगा, मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाहर आ जाएगा. एग का भी पानी बाहर निकल आएगा. क्लियर? We can also try a similar activity with dried raisins and apricots. हम यही चीज सेम एक्टिविटी सूखी हुई किशमिश और एप्रिकॉट से भी कर सकते हैं. ड्राइड रेजिन्स को या एप्रिकॉट्स को हम प्लेन पानी में रखते हैं तो कुछ समय बाद, कुछ आवर्स बाद क्या होता है, वो फूल जाती हैं. और अगर ऐसी फूली हुई रेजिन्स को हम नमकीन पानी में या मीठे पानी में रखें तो वापस सिकुड़ जाएंगी. क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी. श्रिंक होना या स्वेल करना, स्वेल कब होगी कोई भी चीज, जब उसे किस में रखा जाएगा, when anything will be swelling, when anything will be gaining water, if it is kept in plain water. जब भी हम किसी चीज को नॉर्मल पानी में रखेंगे, बिल्कुल फ्रेश वाटर में रखेंगे, प्लेन वाटर में रखेंगे, तब वो चीज क्या होती है, फूलती है, उसमें पानी भरने लगता है. और अगर हम उस चीज को नमक के पानी में रखेंगे तो उससे पूरा पानी क्या होने लगता है, निचुड़ने लगता है, बाहर निकलने लगता है, श्रिंक हो जाती है. क्या हो जाती है, लूज होने लगता है पानी बाहर. क्लियर हुआ? यस मैम. तो दो चीजें आपको याद रखनी है. इफ यू कीप द सेल इन द नॉर्मल वाटर, विद नॉर्मल वाटर, प्योर वाटर, then the thing will or the cell will gain water, water will fill into the cell. And if you keep any cell in salt or sugar solution, आप किसी भी सेल को सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रखते हो तो वो सेल क्या करता है, पानी को लूज करता है. इट विल लूज द वाटर. क्लियर हुआ? यस मैम. गुड. नाउ इसके नीचे आपको कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ो. कोई भी एक बच्चा पढ़ो. यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में तब से पढ़ रही हूँ. नाउ एनी वन ऑफ यू कैन रीड. Unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. However, we can observe the structure of the plasma on microscope. The flexibility of the cell membrane also enables. सही है. मैं ये बोल रही थी कि
पहले पैराग्राफ में क्या बताया कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और प्लांट सेल पानी गेन करते हैं बाय ऑस्मोसिस। कोई फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे पानी में तो इतनी लाइफ है जितनी लैंड पे भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अर्थ पे पानी सबसे ज्यादा है। तो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या जो प्लांट के सेल्स होते हैं, ये पानी गेन करते हैं नेचुरली। हर सेल में पानी गेन करने की टेंडेंसी होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, और मतलब जड़ भी, पौधे की जड़ भी क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है ऑस्मोसिस से। दस इसीलिए डिफ्यूजन एक जरूरी चीज है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और वाटर में इन द लाइफ ऑफ अ सेल। सेल की लाइफ में डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। सेल और क्या चीज लेता है अपने एनवायरमेंट से? पानी तो ले ही रहा है, पानी के साथ साथ क्या लेता है? न्यूट्रिशन भी लेता है। हमको खाना कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से ही मिलेगा, ठीक है। हमको हवा कहाँ से मिलेगी? वो भी इन्वायरमेंट से मिलेगी। पानी कहाँ से मिलेगा? पानी भी हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है। तो पानी के साथ साथ और क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन भी जरूरी है। क्या जरूरी है? न्यूट्रिशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज नेसेसरी। Different molecules move in and out of the cell through the types of transporting requiring use of energy। और अंदर और बाहर कोई भी चीजें जो जाती हैं वो एनर्जी चाहिए होती है। उनको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। The plasma membrane is flexible and made of organic molecules called lipids and proteins। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और किस किस की बनी है? लिपिड्स की और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। आपने देखा था लिपिड की 2 लेयर थी, येलो वाली, अब बीच बीच में क्या थे? उसमें प्रोटीन्स थे। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope। पर हमें वो वाला स्ट्रक्चर जो एक्चुअली में दिखता है वो कब दिखता है? जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो हेड और टेल वाला स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। वो 2 लिपिड वाली लेयर वाला स्ट्रक्चर हमें तभी दिखेगा जब हम किससे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का माइक्रोस्कोप है जिसका मैग्निफिकेशन 1 लाख टाइम्स होता है। हमारे वाले माइक्रोस्कोप में क्या होता है? 100 टाइम्स होता है बस मैक्सिमम, ठीक है। पर उसमें कितने टाइम्स गुना, कितने गुना बढ़ाकर दिखाता है? 1 लाख टाइम्स बढ़ा देता है। तो तब जाके हमें क्या दिखेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखता है। जैसा हमने बनाया वैसा होता है। 2 मेम्ब्रेन्स का, लिपिड्स की बनी हुई, और बीच बीच में क्या होंगे? प्रोटीन्स। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड। और सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही फूड उसके अंदर लिया जाता है। एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दूसरे एनवायरनमेंट और भी नहीं आ रहा। सेल जो न्यूट्रिशन कर रहा है वो भी उसे किससे मिलती है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही मिलती है। जैसे अमीबा है, अमीबा खाना कैसे खाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाकर, स्यूडोपोडिया बनाकर। और तब अमीबा क्या इरेगुलर है? जब आपने पिछले क्लास में अमीबा का बाइनरी फिजन देखा था तो अमीबा का डायग्राम देखा था। अब अमीबा कैसे? Yes, ma'am. It has irregular shape. मैम यस। तो अमीबा का किस तरीके से, जैसे ये अमीबा है, मान लो ये अमीबा है, अब ये खाना कैसे खाएगा? इसके यहाँ पर एक खाना है, ठीक है, कहीं पे भी इसके यहाँ पर एक, मान लो यहीं पर एक छोटा सा खाना है, ये रहा इसका खाना। अब इसको ये खाना खाना है तो ये जो इसका साइटोप्लाज्म का जो लेयर्स हैं, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो या इसका आउटर लेयर है, तो ये क्या करेगा? ये फिंगर जैसा प्रोजेक्शन यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से तो साइटोप्लाज्म कम करेगा और ये फिंगर जैसी प्रोजेक्शन इसकी तरफ बना देगा, इनको पतला कर लेगा फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस को, और ऐसा बन जाए, अपना शेप बदल लेगा और इस खाने को बीच में अपने इस पार्टिकल्स के फिंगर जैसे प्रोजेक्शन के बीच में ले लेगा। फिर बाद में जब ये इन दोनों फिंगर प्रोजेक्शंस को ना फ्यूज कर लेगा, ऐसे अंदर फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस को फ्यूज करके और खाने का एक पूरा एक वैक्यूल बना लेगा जिसे बोलते हैं फूड वैक्यूल। ऐसे करके इसके अंदर खाना आ जाएगा।
तो इस स्ट्रक्चर को क्या, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फूड फैगोसाइटोसिस। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पी, ये वाला जो नाम लिखा हुआ है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, ये जो मैं रेड कलर का यहाँ पैराग्राफ में मार्क कर रही हूँ। सेल के अंदर लेना, एंडोसाइटोसिस। एंडो इज ऑलवेज मीन्स इनसाइड, ENDO जो वर्ड लिखते हैं हम, इसका मीनिंग क्या होता है एंडो का? मैं सही से लिख नहीं पाती हूँ। एंडो मतलब होता है इनसाइड, और साइटो वर्ड इस किसके लिए होता है? साइटो, साइटोप्लाज्म हम पढ़ते हो, साइटो वर्ड पढ़ते हैं। साइटो वर्ड होता है सेल के लिए, CELL। मैम प्रशांत सर ने लिंक शेयर कर दिया है फिजिक्स की। ठीक है, तो अमीबा इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना के अपने इन्वायरमेंट में से खाना लेता है। मैम एंडोसाइटोसिस का भी काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का काम है। सेल मेम्ब्रेन एक और काम करती है, एंडो। हाँ, अब आप अपनी मैथ की क्लास लेंगे सभी बच्चे, और आज का आपका होमवर्क ये होगा, डिफाइन एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस डिफाइन करोगे, हाइपरटोनिक डिफाइन करोगे, हाइपोटोनिक डिफाइन करोगे, 3 डेफिनेशन लिखोगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और एंडोसाइटोसिस। Ma'am, please send on the group also the homework. ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके Okay, ma'am. Thank you. मैम, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, बताओ, टेल मी। एक्सक्यूज मी मैम, यस यस, टेल मी शगुन। Any doubt? Any problem? Khushi, tell me. Ma'am, shall I leave the meeting?